सर्वप्रथम माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय ट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 8 है, जो कि चैप्टर है हमारा 3rd वाला, चतुर्भुजों को समझना। जिस तरह की हर बार की तरह हम अपने जो प्रश्नावली को सॉल्व करने के पहले बहुत सारे में टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर मेन जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैं विस्तार से समझाती हूँ, क्योंकि इसके बिना हम प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जिस तरह हम हिंदी के पाठ को बिना पढ़े हम उसे प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते, तो इसमें भी कुछ प्रश्नावली के सूत्र होते हैं, नोट्स होते हैं, कुछ परिभाषाएं होती है जिन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। तो वो सारी बातें मैं आपको पहले वीडियो में बताऊंगी, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो मोटिवेशन लाइन है जो कि अपनी वीडियो की शुरुआत होती है। आज की मोटिवेशन लाइन है, मैं निकलूंगी अपने खानदान में कुछ ऐसा किरदार बनकर। मैं निकलूंगी अपने खानदान में कुछ ऐसा किरदार बनकर, कुछ लोगों के मुंह मुझे बिना कुछ बोले बंद करने हैं। तो कहते हैं कि कोई बच्चे जो होते हैं जिनकी जो कंडीशंस होती हैं बहुत ही डाउन्स होते हैं, तो आपको कुछ पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से आप हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं। शिक्षा की पावर बहुत बड़ी है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि उन्हें समाज में उन्हें इज्जत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपने आप को संघर्ष किया पढ़ाई के बारे में, जिस तरह उन्होंने सफलता हासिल की, आज उन्होंने अपने देश का संविधान लिखा और हर जगह उनकी इज्जत की गई। तो एक पढ़ाई, एक शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है जो कि हालात को बदल सकती है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। तो इसलिए आपको जी जान से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। आपको चाहे कौन सी भी स्किल आती हो, चाहे डांस, सिंगिंग, डांस, जो भी आपको जो क्वालिटीज है आप उस पर ध्यान दें और अपने जो सपनों को उड़ान दे और इस दुनिया में कुछ कर दिखाए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अपने वीडियो का जो है लॉन्च हो जाते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रश्नावली के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं उनको पहले समझाऊंगी। तो ये मोटिवेशन लाइन को आपको हमेशा याद रखना है, शिक्षा की ताकत बहुत बड़ी होती है। तो अब हम चलते हैं चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने में मेन होता है एक तो चतुर्भुज, जो कि अपने टॉपिक का नाम है चतुर्भुज। तो चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुज का क्या तात्पर्य है कि 4 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। हर कोई जानता है कि 4 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ओके, तो ये बात आपको क्लियर है कि चतुर्भुज मतलब 4 भुज। इसमें हमें प्रश्नावली जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें एक साधारण वक्र हमें बताया गया है। तो साधारण वक्र क्या कहते हैं, तो मैं आपको उदाहरण की सहायता से हर एक चीज को बताऊंगी कि साधारण वक्र होता है किसी पेपर पर से पेंसिल को हटाए बिना जो आकृति का निर्माण होता है उसे साधारण वक्र कहते हैं। उदाहरण जिस तरह मैं आपको यहाँ पर मैंने फोटो में दर्शाए हैं, इस तरह की आकृति होती है, जिस तरह की आप इस तरह हल कर सकते हैं कि आपने एक पेंसिल उठाई और इसे बिना उठाए इस तरह की जो कुछ भी आकृति, जो कोई भी आकृति, तो ये होता है साधारण वक्र। मतलब किसी पेपर पर से पेंसिल को हटाए बिना जो आकृति का निर्माण होता है उसे साधारण वक्र कहते हैं। ओके, तो ये क्लियर है। साधारण वक्र क्या होता है, मतलब पेंसिल को उठाना है और इसे स्टॉप नहीं करना, और बिना पेंसिल को उठाए जो भी आकृति बनती है उसे हम साधारण वक्र कहते हैं। फिर है साधारण बंद वक्र। अब ये क्या होता है, तो इसे भी ध्यान से समझना है। ये तो साधारण वक्र। अब ये साधारण बंद वक्र, तो किसी पेपर पर से पेंसिल को हटाए बिना जो बंद आकृति का निर्माण होता है, इसमें देखो बंद आकृति का नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पर बोला है किसी पेपर पर से पेंसिल को हटाए बिना जो बंद आकृति का निर्माण होता है उसे साधारण बंद वक्र कहते हैं। सपोज करो आपकी जो पेंसिल है, आप इसे इस तरह बना रहे, पेंसिल को बिना हटाए, ओके, इस तरह हटाए, लेकिन आपने यहाँ पर फुल स्टॉप कि ये अब ये बंद हो गई है। यहाँ पर देखो ये खुला था, यहाँ से खुला था, सारी जो दिशाएं थी खुली थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आकृति है वो बंद हो रही है। ओके, तो ये आकृति कैसे हो रही है, बंद। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक करो इस तरह, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, ये साधारण बंद वक्र, मतलब पेंसिल कागज पर से पेंसिल को बिना हटाए एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, साधारण बंद वक्र कहते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर है। अब हम बताया गया है बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है, अनेक रेखाखंडों से या अनेक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। मतलब बहुभुज अनेक रेखाखंडों से या अनेक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जिस तरह की देखो इसमें क्या होता था, ये गोलाई भी आती थी। आप अगर कोई, मैं वापस बता दूं, इसमें क्या होता था, रेखाखंड नहीं होता था। आप इस तरह भी
इस तरह की आकृति भी आप कर सकते थे, ये साधारण बंद वक्र हो जाती थी। लेकिन बहुभुज में ऐसा नहीं हो रहा, बहुभुज में क्या होगी, रेखाखंड होगी। ये सारी रेखाखंड है, मतलब रेखाएं हैं और उनके छोटे छोटे भाग है, तो रेखाखंड है। और लेकिन वक्र में क्या होता था, ऐसा गोल हो सकता था, लेकिन बहुभुज में गोल आकृति नहीं होती। तो अनेक रेखाखंडों से या अनेक भुजाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। मतलब अनेक रेखाखंडों, जिस तरह चित्र में बता सकती हूँ, ये अनेक रेखाखंड है। ओके, अनेक रेखाखंडों से अनेक भुजाओं से ये दीर्घ बंद आकृति ये बंद हो रही है, खुली नहीं है, तो इसे हम बोले रे बहुभुज। जैसे उदाहरण में मैं बताइए, एक बंद आकृति है, त्रिभुज भी एक बंद आकृति है, 3 भुजाओं से बनी है। इस तरह की आकृति सारी जिनमें बहुत सारी भुजाएं होती है, बहुभुज एक से बढ़कर जो भी आकृति होती है उसे बहुभुज भी हम कह सकते हैं। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज के रूप में ही है। तो अनेक रेखाखंडों से अनेक भुजाओं से दीर्घ बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये क्लियर है। अब इसमें एक टॉपिक आया है कि उत्तल बहुभुज। बहुभुज का तो पता चल गया, लेकिन उत्तल बहुभुज क्या होता है। तो एक ऐसा बहुभुज जिनमें उनके विकर्ण का कोई भी भाग बही भाग से नहीं आता हो, बही मतलब बाहर से नहीं आता, बही भाग में नहीं आता हो, बाहर की तरफ नहीं आता हो, उसे हम उत्तल, जैसे ये चित्र भी बताए हैं, ये त्रिभुज का चित्र है। विकर्ण क्या होता है, शीर्षों से शीर्ष से मिलाया जाता है। ये जो शीर्ष है यहाँ से आधार तक हो गया, ये विकर्ण। ओके, ये सब क्या है, विकर्ण। ये फोटो में ये जो त्रिभुज है, थोड़ा यहाँ से मिस्टेक है। उत्तल बहुभुज आप कोई भी आकृति बहुभुज वाले ले लो, ये आकृति ले ली, या फिर इस तरह की आकृति आपने ले ली। तो ये जो शीर्ष होते हैं, ये शीर्ष, जैसे कि ये शीर्ष इससे मिला ये विकर्ण, ये शीर्ष इससे मिला ये विकर्ण, ये शीर्ष इससे मिला ये विकर्ण, ये शीर्ष वापस इससे मिला ये विकर्ण है। यहाँ पर ये शीर्ष इससे मिला ये विकर्ण, ये शीर्ष इससे मिला ये है विकर्ण। विकर्ण इसे कहते हैं। ओके, तो शीर्ष को शीर्ष से मिलाया जाता है और जो विकर्ण होता है वो आकृति के अंदर की तरफ होते हैं, उसे ही उत्तल बहुभुज कहते थे। ऐसी एक ऐसा बहुभुज, तो ये बहुभुज हो गया जिसमें विकर्ण का कोई भी भाग, ऐसा तो है नहीं कि शीर्ष बाहर की तरफ मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, कोई भी भाग वही भाग में नहीं होता, वो तो बाहर की तरफ नहीं होता। तो ये थोड़े चित्र गलत है, इसे आप मत करना। तो इस तरह की आकृति होती है। ओके, इस तरह की आकृति होती है, ये होते हैं विकर्ण, ये होते हैं विकर्ण। अब अवतल बहुभुज क्या होता है, जैसे तो उत्तल बहुभुज था, ठीक इसी तरह अवतल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिनमें उनके विकर्ण का कोई भी भाग वही भाग में हो। अवतल बहुभुज जैसे कि यहाँ पर एक चित्र दर्शाया था, तो देखो ये विकर्ण इस शीर्ष से शीर्ष मिल रहे हैं, तो एक जो आ रहा है वो यहाँ अंदर भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक जो विकर्ण आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, एक जो विकर्ण आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो ऐसा आकृति नहीं होनी चाहिए। ऐसी आकृति क्या हो, ऐसी आकृति बहुतल बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिनमें उनके विकर्ण का कोई भी भाग वही वृत्त में हो, तो अवतल बहुभुज कहलाता है। ओके, तो अवतल बहुभुज से आप समझ रहे हैं। और मैं एक दो आकृति आपको बता देती हूँ। चलो ओके, ठीक, ये इसी तरह। तो देखो ये इसमें विकर्ण ये है, अंदर की तरफ मिल रहे हैं लेकिन बाहर की तरफ भी तो मिल रहे हैं, जैसे कि ये आकृति ये हमने देखी थी, ये विकर्ण। तो ये विकर्ण बाहर की तरफ है और कोई आकृति, ठीक है, तो इसमें भी ये विकर्ण बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ के जो विकर्ण होते हैं उसे हम अवतल कहते हैं, और जो अंदर की तरफ के विकर्ण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। तो अब है आप समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है उसे हम पढ़ेंगे। एक ऐसा बहुभुज जिनकी भुजाएं, एक ऐसा बहुभुज जिनकी प्रत्येक भुजा व प्रत्येक भुजा समान हो व प्रत्येक कोण समान हो, ऐसे बहुभुज को हम समबहुभुज कहते हैं। जैसे कि उदाहरण वर्ग हो गए, समबाहु त्रिभुज हो गया, समषट्भुज हो गया आदि। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ग है, हमें क्या चाहिए, प्रत्येक भुजा समान, मतलब प्रत्येक जो भुजा है वो समान होनी चाहिए, तो बिल्कुल वर्ग में समान होती है। प्रत्येक कोण भी समान होना चाहिए, तो प्रत्येक कोण भी समान है। और समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती है, तो सभी भुजाएं बराबर होती है और उनमें सभी कोण भी क्या होते हैं, ये सभी कोण भी समान होते, तो इसे हम कहते हैं समबहुभुज। समबहुभुज का अर्थ यही है कि जिनकी भुजाएं व कोण समान हो। कोई भी अगर बहुभुज दिया गया और उनकी भुजाएं समान हो और उनके प्रत्येक कोण समान हो, तो हम उसे समबहुभुज कह सकते हैं। अब है विषम बहुभुज, तो ऐसा बहुभुज जिनकी भुजाएं व कोण असमान हो। तो ऐसा बहुभुज
एक ऐसा बहुभुज जिनकी भुजाएं व कोण असमान हो, ऐसे बहुभुज को विषम बहुभुज कहते हैं। विषम बहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिनकी भुजाएं व कोण असमान हो, ऐसे बहुभुज को, जैसे कि यहाँ पर चित्र है, यहाँ पर आयत है, आयत का चित्र क्या है, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर है, ये विषम 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 बहुभुज, इसे हम क्या कहते हैं, विषम। ये तो थे सम बहुभुज और ये है विषम। विषम बहुभुज क्यों है, क्योंकि इनकी जो देखो ये वाली भुजा इसके समान है, ये वाली भुजा इसके समान है, लेकिन चार भुजाएं तो समान नहीं है ना। तो ऐसा बहुभुज जिनकी भुजाएं व कोण असमान हो, तो ऐसा भुजाएं जिनकी भुजाएं व कोण असमान हो। और यहाँ पर विषम बहुभुज में चलो इनके कोण तो चलो समान आ जाएगी, लेकिन भुजाएं समान नहीं है, तो ऐसा बहुभुज विषम बहुभुज। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये भुजाएं क्या 90 डिग्री का कोण बनाती है, नहीं, ये भुजा छोटी है, ये बड़ी है और ये भी बड़ी है, तो ये भी कैसा बहुभुज है, विषम बहुभुज। तो हमने सारी बातें जो पढ़ ली है, अब आसानी से हम प्रश्नावली 3.8 सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ 3.8 को हम समझते हैं। तो अब है 3 पॉइंट है, यहाँ पर कुछ आकृति हमें दी गई है और फिर हमें पूछा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो हमें बताना है, नंबर लिखना है कि साधारण वेक्टर कौन कौन से है और साधारण वेक्टर कौन से है, साधारण बंद वेक्टर कौन से है, बहुभुज कौन से है, उत्तल बहुभुज कौन से है और अवतल बहुभुज कौन से। तो आपने सारी बातें जो है हमने पढ़ ली है। साधारण वेक्टर मतलब पेंसिल को उठाना है और खुली रहती है। तो यहाँ पर कोई आकृति है ऐसे, हमें सबसे पहले हम पूछा है साधारण वेक्टर। तो आकृति तो देखते हैं, ऐसा तो नहीं पूछा बंद। साधारण वेक्टर में खुली वाली आकृति भी आती है और बंद वाली आकृति भी आती है। तो बिना पेंसिल उठाए, स्पष्ट यही है कि पेंसिल को बिना उठाए हमें आकृति बनाते हैं। ये हम पेंसिल को बिना उठाए आकृति बना सकते हैं। कौन कौन सी आकृति हम बना सकते हैं, ये वाली हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फिर हम दूसरी, चलो नंबर लिख देती हूँ, दूसरी वाली कर सकते हैं। तीसरे के लिए नहीं, पेंसिल को उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये सर्कल बन गया, चलो ये तो बना दिया, लेकिन अब जो दूसरे तो हमने पेंसिल को पेन को उठा दिया, तो ये क्या है, ये नहीं है। अब जैसे कि ये स्टार ये वाला है, वो भी हमें नहीं है, क्योंकि इसको भी एक बार हम स्टार इस तरह बना लिया तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा। तो ये भी नहीं है। हाँ ये सही है, हम इस देखो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरी चित्र आकृतियाँ थोड़ी ड्राइंग जो है मेरी बहुत ही खराब है, इसलिए थोड़ी चित्रों इस तरह ही बने हैं। तो हम कौन कौन सी थी, पहली थी, दूसरी थी, तीसरी नहीं, चौथी भी नहीं, पांचवी, छठी बिल्कुल और सातवीं। और इसके लिए तो हमें पेन को उठाना ही पड़ेगा। हम चलो इस तरह तो कर लेते, चलो ठीक है, इस तरह को कर लेते, लेकिन इस तरह हम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से स्टार्ट किया तो हमको ये करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, फिर वापस इसको उठाना पड़ेगा, फिर ओके। तो हम इसे इसमें नहीं, बराबर भुजा और बराबर कोण वाले एक बहुभुज समान है या बराबर है, समबाहुभुज कहते हैं, समबाहु वर्ग और समषट्भुज। तीन भुजाओं से त्रिबंध आकृति समबाहु त्रिभुज, चार भुजाओं से फिर वर्ग और 6 भुजाओं से समषट्भुज। 6 मतलब पहले तो हमें समान ही होना पड़ेगा, सम बहुभुज की बात हो रही तो सम षड मतलब 6 और भुज मतलब भुजा है, सम षट्भुज, जिसे हम 6 भुजाओं से, और अगर 8 भुजाओं का तो होता है तो अष्टभुज, समान सम अष्टभुज। ओके, इस तरह हम इसे नाम दे सकते हैं। तो इस तरह हमने सारी प्रश्नावली जो 3.1 की प्रश्नावली सॉल्व कर दी है। आप छोटे छोटे पॉइंट को समझो तभी आप प्रश्नावली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है तो नहीं देखते आप डायरेक्ट प्रश्नावली को सॉल्व करते, फिर हम सारी बातें जो होती है वो समझ में नहीं आती। तो
प्लीज प्रश्नावली सॉल्व करने से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी इंट्रोडक्शन पॉइंट को समझना, तभी आप प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। आशा है कि आज का जो वीडियो मैंने जिस तरह आपको समझाया हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ये वीडियो वापस बनाऊंगी। मेरा एक ही सपना है कि हर एक बच्चे को समझ में आए, हर एक बच्चे मैथ से प्यार करे, ना कि उससे नफरत करे। तो मेरे सपनों को आप भी अपने सपनों के साथ मेरे सपनों को भी उड़ान भरिए, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।